किस चीज के लिए बेटा? 70,000 नहीं, 98,000 है अभी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2 more thousand व्यूज, जो आई गेस 2-3 दिन में मिल जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। चलो क्लास, आई गेस टाइम्स अप, शुरू करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं ये सब बातें। सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरा शुरू कर दे। सबसे पहले एज ऑलवेज वी विल रिवाइज अभी तक जितना हुआ है, एंड देन विल प्रोसीड विथ 2 न्यू कंसेप्ट्स। आज अपने 2 नए कंसेप्ट्स का टारगेट है। नंबर 1 इज इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड नंबर 2 इज इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो ये 2 टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं जितना आज तक हुआ है, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। सर, हमने देखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में मेजरली उन्होंने बोला कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कम ऑन क्लास, नंबर 1 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 2 प्रॉमिसरी नोट, एंड नंबर 3 चेक। तो ये 3 जो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बाकी जितने भी टाइप देख रहे हैं सर, हम उन्हीं के वेरिएशन है। जैसे नंबर 1 पैसा किसको मिलेगा, उसमें हमने क्लासिफाई किया, आइदर इट विल बी अ बेरर इंस्ट्रूमेंट और इट विल बी अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इज इट क्लियर सर? दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पे, क्या पेई का नाम लिखा हुआ है। अगर पेई का नाम स्पेसिफाइड है, इट विल बी अ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और अगर पेई का नाम लिखा हुआ नहीं है, इट विल बी अ बेरर इंस्ट्रूमेंट। परफेक्ट, ठीक है। नंबर 2 सर, ऑर्डर और बेरर से और क्या फर्क पड़ता है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम लिखा है या उसने जिसको एंडोर्स किया है, हम उसी को पैसा पे करेंगे। वेरएस बेरर इंस्ट्रूमेंट में जो पार्टी इंस्ट्रूमेंट लेके आएगी ऑन मैच्योरिटी, हम उसको पैसा पे करेंगे। हु इज द बेरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट? आई होप इट इज क्लियर। नंबर 2 सेकंड इश्यू हमने ये रेस किया कि सर पैसा कब पे करेंगे। तो कब पे करेंगे उसके हिसाब से आइदर इट विल बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट और इट विल बी अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। सही है क्या? जब भी कोई टाइम स्पेसिफाइड होता है क्लास, हेलो, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? टाइम इंस्ट्रूमेंट। और जहां टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, दैट विल बी डिमांड इंस्ट्रूमेंट। इज इट क्लियर? टाइम और डिमांड इंस्ट्रूमेंट में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर टाइम इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं आफ्टर साइड और डिमांड इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एट साइड और ऑन प्रेजेंट में। ऐसे ये क्या? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आज का अपना टारगेट, दैट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पहले विल गो विद द डेफिनेशन। इज इट क्लियर? पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे और उसके बाद इनलैंड और फॉरेन में डिफरेंस क्या है वो हम रेस करेंगे। एक बात समझ लो, जैसे कंपनी की बात करता हूं मैं, तो कंपनी कैन बी इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। ये आपने कंपनी सेक्टर में पढ़ा था। इंडियन कंपनी मतलब जो इंडिया के लॉ में रजिस्टर है, कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ में रजिस्टर है, उसे हम बोलते हैं इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर है, बट प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया। भूल गए क्या? हेलो, ठीक है, दैट इज फॉरेन कंपनी। यू ऑल नो कुछ लॉज सिर्फ इंडियन कंपनीज पे अप्लीकेबल होते हैं, कुछ लॉज फॉरेन कंपनी पे अप्लीकेबल होते हैं। हेलो, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। एक बात समझ लो, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है? आई रिपीट वापस से, पहले फॉरेन इंस्ट्रूमेंट को हम क्लासिफाई करते हैं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो है जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये क्लियर हो गया एकदम? ठीक है। अब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, पिछले एग्जाम में इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। इट इज वेरी सिंपल, मैं आपको एकदम रामबाण इलाज देता हूं उसको समझने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए। इज इट क्लियर? ध्यान दो मैं क्या ध्यान से क्या बोल रहा हूं। यू कैन सी ऊपर स्लाइड में देयर आर 3 कंडीशंस, आपको दिख रहा है क्या? नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन इज ड्रॉन इन इंडिया। ड्रॉन इन इंडिया मतलब ये बनाया गया है कहां पे? इंडिया में। इज इट क्लियर? ठीक है। सेकेंड कंडीशन इज पेबल इन इंडिया, मतलब इस पे आपको पेमेंट कहां मिलने वाला है? इंडिया में। इज इट क्लियर? नंबर 1 फिर से, बनाया कहां पे गया है? कंडीशन नंबर 1 इंडिया में। नंबर 2 पेबल इन इंडिया। अरे हेलो, ठीक है। नंबर 3 ड्रॉन अपॉन अ इंडियन। ठीक है, 3 कंडीशन, तीनों में मैंने इंडिया को मेंशन किया है, ध्यान रखना। वापस से, ड्रॉन इन
पेबल इन ड्रॉन अपॉन इंडियन। अरे क्लियर है क्या? अब सब लोग ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कब होगा? जब कंडीशन नंबर 1 हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, कंडीशन नंबर 1 हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 क्या है? मतलब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए सबसे पहले तो ड्रॉन इन इंडिया होना कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन में दिखा कि इट इज ड्रॉन इन सम अदर कंट्री तो सीधा सीधा बोल देना कि वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर वो क्या होगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया? तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होने के लिए कंडीशन नंबर 1 हमेशा सेटिस्फाई होने चाहिए, प्लस कंडीशन नंबर 2 और 3। देखो मैंने और लिखा है, इसके पहले प्लस लिखा, प्लस मतलब 1 तो कंपलसरी है, उसके साथ में प्लस करके, ठीक है। 2 और 3 के बीच में मैंने और डाला है, मतलब क्या समझा आपको? नहीं नहीं, यस एग्जैक्टली, सेकंड और थर्ड में से दोनों में से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब ड्रॉन इन इंडिया कंपलसरी है, एक्सक्यूज मी, फिर बची जो 2 कंडीशन है उसमें से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये कंपलसरी है। सिर्फ इंडिया में ड्रॉ करने से काम नहीं चलेगा, इंडिया में ड्रॉ होना कंपलसरी है, प्लस उसके साथ या तो वो पेबल इन इंडिया होना चाहिए या फिर वो ड्रॉन अपॉन इंडियन होना चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको ताकि आप मुझे बता सको कि वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो अपने इंडिया में आईपीएल हुआ, आईपीएल होता है हर साल। पिछले साल आईपीएल में खेलने आया क्रिस गेल। यू ऑल नो क्रिस गेल? नाउ क्रिस गेल इंडिया में कौन सी टीम से खेलता है आईपीएल? पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब। परफेक्ट। नाउ उसने पूरा आईपीएल खेल लिया। अब जो उसका कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस था वो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, ठीक है, किंग्स इलेवन पंजाब पे नहीं कर पाई। किंग्स इलेवन पंजाब ने बोला कि एक काम करो, हम आपको एक प्रॉमिसरी नोट दे देते हैं, ठीक है, विच विल बी पेबल इन वेस्ट इंडीज। आई रिपीट, हम आपको एक प्रॉमिसरी नोट दे देते हैं विच विल बी पेबल इन वेस्ट इंडीज। तो मुझे बताओ कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है? वापस से, ड्रॉ कहां पे हुआ? इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ड्रॉ हुआ। पेबल कहां पे है? वेस्ट इंडीज, यानी कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही। हेलो, ठीक है। नंबर 3, पेबल किसको है? वेस्ट इंडियन को, यानी इंडियन को है क्या? नहीं। तो कंडीशन नंबर 2 और 3 दो में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, एक भी इंडिया नहीं है, देयरफॉर इट इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, पक्का? तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि सिर्फ इतना पूछते हैं, बताओ कि वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। वेरी सिंपल, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो है जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। परफेक्ट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो है जिसमें कंडीशन नंबर 1 हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब ड्रॉ हमेशा इंडिया में होना चाहिए, एंड कंडीशन नंबर 2 या 3 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बाबा समझा क्या? ठीक है, देन इट विल बी अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। और अगर 2 और 3 में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती या 1 सेटिस्फाई तो हो ही नहीं रहा, तो स्ट्रेट अवे इट विल बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। परफेक्ट। ठीक है, चलो अपन, मैंने आपको एक बेस एग्जांपल दिया है, यहां पे बेस एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है, वेदर एनआई इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया। देखो पहला पॉइंट है यस, यस है तो ही हम सेकंड या थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, वरना हमको जाने की जरूरत नहीं है। ओके। नंबर 2, पेबल इन इंडिया, वो भी यस है। अगर 2 यस मिल गए यहां पे, क्या मुझे तीसरे यस को चेक करने की जरूरत है? इट विल बी अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, मैटर क्लोज। परफेक्ट। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, ड्रॉन इन इंडिया, यस, तो हम आगे जाएंगे। सेकेंड वाला नो है तो चेक करना पड़ेगा क्या थर्ड वाला कम से कम यस है। यस सर, थर्ड वाला यस हो गया। बोलो इनलैंड है कि फॉरेन है? इनलैंड है ना। परफेक्ट। थर्ड वाला यस है तो बच्चों 2 में से एक यस होना चाहिए। एक यस आया क्या? तो इट विल बी अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। चौथा वाला यस है तो हम आगे बढ़े। क्या बच्चों 2 में से एक भी यस दिख रहा है आपको? तो बोलो क्या होगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। और पहला वाला ही नो है तो आगे आपको देखो, नो नीड टू चेक फर्दर, दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, नो नीड टू चेक फर्दर दोनों भी केस में, क्योंकि स्ट्रेट अवे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। समझ रहा है क्या? ठीक है, तो जल्दी से ये स्लाइड लिख लो आप, पूरा स्लाइड ही लिख लो आप। बस
जो सेकंड पॉइंट है ये इनलाइन इंस्ट्रूमेंट में, उसमें आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि कंडीशन नंबर 1 हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, प्लस बचे हुए 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जो यहां मैंने 1 + 2 और 3 लिखा है, आगे जाके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लिख देना कंडीशन नंबर 1 हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए एंड कंडीशन नंबर 2 और 3 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं क्वेश्चन से मूव करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन की तरफ जाऊं मैं। तो सबने सबका लिखना हो गया होगा, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आई गेस टाइम्स अप, चलो चेक कर ले ली। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ बिल इज ड्रॉन इन दिल्ली, आगे बढ़ू क्या? अपॉन अ मर्चेंट इन आगरा, अपॉन अ मर्चेंट इन आगरा, मैटर क्लोज, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, समझ आपको? ठीक है। नंबर 2, बिल इज ड्रॉन इन दिल्ली अपॉन अ मर्चेंट इन लंडन, आगे बढ़ू क्या? एन एक्सेप्टेड पेबल इन आगरा, बोलो इनलैंड। सो जो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आया था एग्जाम में 4 मार्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अ बिल इज ड्रॉन इन दिल्ली, आगे बढ़ू क्या? अपॉन अ मर्चेंट इन लंडन, आगे बढ़ू क्या? एन एक्सेप्टेड पेबल इन लंडन, बोलो दिस इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। कंडीशन नंबर 2 एंड 3 में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दिस इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, अ बिल इज ड्रॉन इन लंडन, आगे बढ़ू क्या? पढ़ू? नो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो स्ट्रेट अवे इट इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो दिस विल बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, परफेक्ट। नेक्स्ट, अ बिल इज ड्रॉन इन दिल्ली ऑन अ मर्चेंट इन आगरा, क्या यहीं पे अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है? फिर एंडोर्स कहां पे हुआ? लंदन में। तो एक पॉइंट आगे नोट पे आप लोग ऐड करेंगे, आपने जो अभी स्लाइड बनाई थी इनलैंड फॉरेन की, नोट में ऐड करेंगे कि इफ इट इज अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इट डजंट मैटर इवन इफ इट इज एंडोर्स आउटसाइड इंडिया, वंस द इंस्ट्रूमेंट इज इंडियन इंस्ट्रूमेंट, once the instrument is inland instrument, it doesn't matter whether it is endorsed outside India. ओके क्लास, शैल वी प्रोसीड? ठीक है, लास्ट वाला एफ वाला क्या बोल रहा है? अ बिल इज ड्रॉन इन लंडन ऑन अ मर्चेंट इन आगरा एंड एंडोर्स इन दिल्ली, अब बोलो फॉरेन, क्योंकि सर ड्रॉ लंडन में हुआ, बाकी कंडीशन हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, इट इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। एंड सेम पॉइंट, अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है वो एंडोर्स इंडिया में भी होता है तो फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट, एंडोर्समेंट का फर्क नहीं पड़ता अपने इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, वो इनलैंड हो या फॉरेन हो। तो लास्ट पॉइंट, इट विल बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। आई होप सबको अच्छे से समझ गया ये कंसेप्ट। अब सर पॉइंट ये आता है कि इनलैंड और फॉरेन में फर्क क्या पड़ता है? सी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज सेम फॉर इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, बाकी सारे पॉइंट सेम रहेंगे एक्सेप्ट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेस्टिंग की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सारे प्रोविजंस विल बी सेम ऑन बोथ इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट
इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेस्टिंग की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं। ये पॉइंट लिख दो आप नोट में, उसके बाद मैं आपको बता दो कि इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोटेस्टिंग का मतलब क्या होता है। ओके, प्लीज राइट। और एक नोट, rules for inland and foreign instruments are same in NI Act. Rules for inland instrument and foreign instruments are same for NI in NI Act. Just protesting is not compulsory for inland instrument. Protesting is not compulsory for inland instrument, whereas it is compulsory for foreign instrument. Whereas it is compulsory for foreign instrument. अब क्लास आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि प्रोटेस्टिंग होता क्या है। सी, एक बात समझ लो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जितने भी केसेस होते हैं कोर्ट में, वो मोस्टली फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं। क्या वर्ड यूज किया मैंने? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होता है, आगे मैं सेशन 138 पढ़ाते समय आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट इतना समझ लो कि वहां पे नॉर्मल कोर्ट से जल्दी जजमेंट्स आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर नॉर्मल कोर्ट से जल्दी जजमेंट यहां पे क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। आई रिपीट, बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, नंबर 1 नोटिंग एंड नंबर 2 प्रोटेस्टिंग। अब सर नोटिंग क्या होता है, प्रोटेस्टिंग क्या होता है, फिर से मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। एक बार आपको एक क्लियर पिक्चर दे देता हूं। जैसे अपने कल के एग्जांपल में आपको याद है अनिल कपूर था। अगर अनिल कपूर के पास में प्रॉमिसरी नोट पड़ा हुआ है, आई रिपीट, अगर अनिल कपूर के पास में प्रॉमिसरी नोट पड़ा हुआ है, किसका? अनुराग कश्यप का। हेलो, तो मैच्योरिटी में अनिल कपूर किसके पास जाएगा? अनुराग कश्यप के पास जाएगा कि भाई पैसा पे कर। नॉट इवन अनिल कपूर, जिसको एंडोर्स हुआ था आगे जाके मैच्योरिटी में, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, वो पहले प्राइमरी लायबल पार्टी के पास जाता है। हु इज प्राइमरी लायबल? जिसने वो प्रॉमिसरी नोट बनाया था। ये प्रॉमिसरी नोट सर किसने बनाया था? अनुराग कश्यप ने। वो उसके पास जाएगा, एंड अगर उसने ऑनर कर दिया तो मैटर क्लोज हो गया। बट उसने अगर डिसऑनर कर दिया, एक्सक्यूज मी, अगर अनिल कपूर अनुराग कश्यप के पास गया और उसने क्या कर दिया, डिसऑनर का मतलब क्या होता है? हाँ, पे करने से मना कर दिया। तो याद रखना, अनिल कपूर स्ट्रेट अवे जाएगा एक नोटरी पब्लिक के पास में। हैव यू हर्ड दिस वर्ड, नोटरी पब्लिक? ठीक है, जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, जो नोटराइज करता है चीजों को, कंफर्म करता है चीजों को। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे नोटराइज होते हैं आसपास। इवन आपका जो आईसीआई, ठीक है, का फॉर्म भी है, या आप किसी सीए से भी उसको साइन करवा सकते हैं, या किसी नोटरी पब्लिक से भी साइन करवा सकते हैं। वो सिर्फ ऑथेंटिकेट करते हैं, चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स या जो भी इश्यू है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, नाउ अनिल कपूर रोते रोते जाएगा किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास में, कि इसने मुझे पे करने से मना कर दिया। अब क्लास नोटरी पब्लिक खुद कंफर्म करेगा कि उसने सही में पे करने से मना किया या नहीं। नोटरी पब्लिक क्या करेगा? तुरंत कॉल करेगा अनुराग कश्यप को, या उसको मिलने बुलाएगा कि बताओ आप सही में पे करने से मना कर रहे हो क्या। अगर नोटरी पब्लिक को कंफर्म हो गया कि यस वो पे करने से मना कर रहा है, तो वो क्या करेगा? इसे नोटराइज कर देगा। ये फैक्ट को क्या कर देगा? नोटराइज कर देगा। इसे हम बोलते हैं नोटरी, यानी फैक्ट को लिख देगा कि हाँ मैंने खुद ने कंफर्म किया है, इस पर्सन ने, ठीक है, पैसा पे नहीं किया। इज इट क्लियर? नोटराइज कर देगा। एंड साथ साथ
वो उसे दे देगा एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट। आई रिपीट, क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट। अब से सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट को ही हम बोलते हैं प्रोटेस्टिंग करना। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट मिल गया एक बार पार्टी को, तो पार्टी क्या करेगा? सीधा कोर्ट में केस करेगा। यानी अनिल कपूर यहां से सीधा किसके पास जाएगा? कोर्ट के पास जाएगा। अब देखो, नॉर्मली कोर्ट में जैसा आपने देखा है, तारीख पे तारीख मिलती है। पहले एक पार्टी को बुलाया जाता है, फिर दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है, फिर दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, फिर एक एक गवाहों को बुलाया जाता है। आप समझ लो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में केसेस जल्दी सॉल्व क्यों होते हैं? क्योंकि वो नोटराइज एंड नोटरी और प्रोटेस्टिंग होते हैं, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग होते हैं। क्यों? सीधा सीधा आप समझो कि कोर्ट में जब मैटर गया, कोर्ट को खुद को पता है कि नोटरी पब्लिक ने खुद ने नोट किया है कि उसने पैसा पे नहीं किया। क्या उसको 3 गवाहों को बुलाने की जरूरत है? अरे समझा क्या? उसको 3 गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटरी पब्लिक ने खुद ने कंफर्म किया है। सीधा सीधा एक या सेकेंड हियरिंग में ही जजमेंट पास हो जाता है। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैंने आपको 2 नए वर्ड सिखाए आज, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। नोटिंग मतलब क्या? नोटरी पब्लिक के पास जाके वो फैक्ट्स बताना। नोटरी पब्लिक खुद जब फैक्ट्स कंफर्म करता है, दिस इज कॉल्ड एज नोटिंग। एंड नोटरी पब्लिक सर्टिफिकेट देता है कि जाओ कोर्ट में प्रोटेस्ट करो, कोर्ट में केस करो, दिस इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट। एंड दोनों कंसेप्ट को हम बोलते हैं नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। क्या ये पॉइंट समझा? अब सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को नोटिंग प्रोटेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। मतलब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट नहीं भी दिया तो भी कोर्ट में केस कर सकते हैं। अरे बाबा समझा क्या? बट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, ये सर्टिफिकेट लिए बिना आप नहीं जा सकते। वैसे आपको बता दूं, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। प्रैक्टिकल कंसेप्ट में हम लोग सभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट ले ही लेते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी थियोरेटिकल कंसेप्ट, बट एग्जाम में हमको लिखने के लिए लिखना पड़ता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी लिखना पड़ सकता है हमको। तो याद रखना, फर्क क्या है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, यानी प्रोटेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वेयर एज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में प्रोटेस्टिंग कंपलसरी है। प्रोटेस्टिंग मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट लेना। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। चलो शॉर्ट में नीचे लिख दो नोटिंग। किसी ने डाउट पूछा? मैं आपको डाउट लिखवाने के बाद डाउट डिस्कस करता हूं। नोटिंग मीन्स नोटरी पब्लिक के पास जाके डिसऑनर का फैक्ट कंफर्म करना। अपने वर्ड्स में लिखो, आगे वो आने वाला है थ्योरेटिकल अच्छे से लिखा हुआ लीगल वर्ड्स में। नोटिंग मीन्स नोटरी पब्लिक के पास जाके ये फैक्ट को कंफर्म करवाना। नोटरी पब्लिक के पास जाके डिसऑनर के फैक्ट को कंफर्म कराना इस नोटिंग। प्रोटेस्टिंग मीन्स जब नोटरी पब्लिक सर्टिफिकेट देता है कि यस कोर्ट में केस करो। नोटरी पब्लिक कंफर्म करता है, सर्टिफिकेट देता है कि यस कोर्ट में केस करो। ओके, कंफर्म। शुरू करें, आगे बढ़े। तो सर हमने और एक क्लासिफिकेशन देख लिया, दैट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। हमने क्या देखा कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में फर्क क्या है। पहले तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो है जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो है जहां ड्रॉ हमेशा इंडिया में होना कंपलसरी है और बचे हुए 2 इंडिया में से, यानी पेबल इन इंडिया
एंड पेबल टू इंडियन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इज इट क्लियर? नंबर 2 हमने इसमें आगे बढ़ के और एक पॉइंट देखा कि एक बार वो इनलाइन इंस्ट्रूमेंट है तो फॉरेन में एंडोर्स हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा, और वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो इंडिया में एंडोर्स हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, वैसे तो एनओआई एक्ट दोनों के लिए कॉमन है, सेम है, ठीक है, कुछ प्रोविजंस अलग है, इंक्लूडिंग अ मेन प्रोविजन दैट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेस्टिंग करना कंपलसरी नहीं है, वेयर एज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट को आपको प्रोटेस्टिंग करना कंपलसरी है। ऑलराइट क्लास, आगे बढ़ो क्या? ठीक है, चलो तो देखो बेसिक टाइप्स में अगर आपको याद होगा तो अपना इनलैंड और फॉरेन भी कंप्लीट हो गया है। अदर टाइप्स में आप चार्ट में देख सकते हो 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमको डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, नंबर 2 एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट, एंड नंबर 3 इज योर अकोमोडेशन बिल। ओके, उसमें से आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। क्या वर्ड यूज किया? इनकोहेट। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय इनकोहेट? इनकोहेट का मतलब होता है क्लास इनकंप्लीट। आई रिपीट, इनकोहेट का मतलब क्या होता है? इनकंप्लीट। अब सर इनकंप्लीट मतलब क्या हुआ? आराम से ध्यान देना, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं ठीक है समझने की कोशिश करना। सपोज ठीक है मैंने पार्टी को गुड्स दिए 5 लाख रुपए के। कितने के? 5 लाख रुपए के। पार्टी ने क्या किया? ठीक है, बोला मैं पैसे बाद में दूंगा। मैंने बोला एक काम करो, प्रॉमिसरी नोट बना के मुझे दे दो। ओके, पार्टी ने प्रॉमिसरी नोट बनाया। पॉइंट सुना मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से। उसमें साइन किया अपना, वैसे भी जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है वो खुद की साइन करता ही है। अरे क्लियर है क्या? साइन किया, नंबर 1। नंबर 2 स्टैम्प किया। आई रिपीट, साइन किया, स्टैम्प किया, एंड नंबर 3 वो मुझे डिलीवर भी कर दिया। बट उसको एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता था तो उसने अमाउंट वाला जो पार्ट था वो ब्लैंक छोड़ दिया। आई रिपीट, अमाउंट वाला जो पार्ट था वो ब्लैंक छोड़ दिया, यानी इनडायरेक्टली वो मुझे बोल रहा है कि कुणाल सर एग्जैक्टली अमाउंट कितना है। एक्चुअली वो अमाउंट था 4,97,233 रुपए। नॉर्मली ऐसे होते हैं ना गुड्स में, जब खरीदते बेचते हैं तो ऐसे प्राइसेस होते हैं, कभी रैंडम फिगर्स होते हैं। सो उसे एग्जैक्टली अमाउंट पता नहीं था तो उसने क्या किया, मुझे बिना अमाउंट डाले इंस्ट्रूमेंट भेज दिया। नाउ मुझे बताओ, नॉर्मली एक प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, क्या उसमें अमाउंट लिखना नॉर्मली कंपलसरी है? क्या नॉर्मली अमाउंट लिखना चाहिए? यस। डेट लिखना चाहिए? यस। पे का नाम लिखना चाहिए? ये सारे बेसिक डिटेल्स आपको उसमें भरना चाहिए। बट उसने यहां पे क्या किया, उसने अमाउंट मेंशन नहीं किया। वी से कि दिस इज पार्शियली ब्लैंक। आई रिपीट, क्या बोलते हैं इसे? पार्शियली ब्लैंक। पार्शियली ब्लैंक क्यों वर्ड यूज किया हमने? क्योंकि ठीक है बाकी कुछ चीज डिटेल्स कंप्लीट है, सिर्फ वो अमाउंट का डिटेल कंप्लीट नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियली ब्लैंक। याद रखना, क्योंकि ये ब्लैंक है, इनकंप्लीट है, अमाउंट फिल नहीं किया, दिस इज कॉल्ड एज इनकोहेट। सब लोग मेरे साथ, इनकोहेट मतलब क्या होता है? तो याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। इनकोहेट मत करो भले ही ये इनकंप्लीट है। आई रिपीट, इनकोहेट मत करो भले ही ये इनकंप्लीट है। क्लियर है? अब सर इनकंप्लीट होने के लिए पॉइंट क्या है? सी क्लास मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगा, ये 3 तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। आई रिपीट, ये 3 तो कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर ये 3 में से एक भी कंप्लीट नहीं है तो वो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है। आई रिपीट, फिर से मैं आपको 3 कंडीशंस बताऊंगा, वो 3 तो फुलफिल होना ही चाहिए। वो 3 को छोड़ के अगर कुछ इनकंप्लीट है देन विल से इट्स अ इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। सर अगर वो 3 में से एक भी कंप्लीट नहीं है तो फिर वो इनकोहेट नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है। अरे बाबा समझा क्या? ठीक है, तो वो 3 कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, जो 3 कंडीशंस है टू बी फुलफिल्ड, वो कौन कौन सी है? ये कंपलसरी है फुलफिल करना। शॉर्टकट इज SSD याद करने के लिए। शॉर्टकट इज SSD याद करने के लिए। नंबर 1, जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसके साइन होना चाहिए। आई रिपीट, जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसकी साइन होना चाहिए। नंबर 2, स्टैम्प ड्यूटी पे होनी चाहिए।
ठीक है, यू ऑल नो व्हाट इज स्टैम्प ड्यूटी. सिंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, यहां पे डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ता है. ओके, बस याद रखना स्टैम्प ड्यूटी चेक में नहीं लगता. आपने देखा होगा हम चेक ऐसी फाड़ के दे देते, कोई स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करते. तो तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में स्टैम्प ड्यूटी कंपलसरी है, चेक में स्टैम्प ड्यूटी कंपलसरी नहीं है. ओके, तो वापस से नंबर 1 साइन होना चाहिए. क्लास मेरे साथ बोलते चलो. नंबर 1. नंबर 2 स्टैम्प ड्यूटी पे होना चाहिए. नंबर 3 पार्टी ने वो डिलीवर करना चाहिए. डिलीवरी मतलब जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, एक्सेप्ट किया और वापस ले लिया. ठीक है, यहां डिलीवरी हुई. प्रॉमिसरी नोट बनाया, साइन किया, स्टैम्प ड्यूटी पे किया और पेई को आपने डिलीवर कर दिया. ये 3 चीजें होनी चाहिए. प्लस या तो ये पार्शियली और होली ऐसा होता नहीं नॉर्मली, ब्लैंक होना चाहिए. दिस इज अ डेफिनेशन. ठीक है, सो दिस इज अ ए साइड, दिस इज अ बी साइड. समझना मैं क्या बोलो. ए साइड में क्या है, 3 चीजें हैं. एस एस डी, वापस से बोलो मेरे साथ में. एस से पहला एस से क्या है, साइन होना चाहिए. नंबर 2 स्टैम्प ड्यूटी पे होना चाहिए. नंबर 3 डिलीवरी होना चाहिए. अगर ए में एक भी पॉइंट इनकम्प्लीट है तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है. क्या समझा क्या आप? अगर साइन स्टैम्प या डिलीवरी नहीं होगा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है, फिर वो इनकोहेट नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है. तो इनकोहेट का क्या होता है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट तो वैलिड है बट वो इनकम्प्लीट है. बाबा इनकम्प्लीट है मतलब या तो पार्शली या होली ब्लैंक है. अब सर पार्शली या होली ब्लैंक में क्या क्या चीजें नहीं हो सकती. सपोज डेट डालना भूल गया. देखो डेट ए वाले पार्ट में आ रहा है क्या, नहीं तो चलेगा. अमाउंट डालना भूल गया, पेई का नाम लिखना भूल गया, ठीक है, टाइम ऑफ पेमेंट लिखना भूल गया, तो इनमें से कोई डिटेल लिखना भूल गया तो चलेगा. दिस इज अ इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, बट कुछ ना कुछ भूलना कंपलसरी है. ओके क्लास, ठीक है, कम ऑन लिखो जल्दी मेरे साथ में लिखो. मेरे साथ में लिखो. फॉर इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, एकदम शॉर्ट में लिखा रहो, कंसेप्ट तो बहुत बड़ा है आपके नोट्स में. फॉर इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट all following conditions should be satisfied. For an incoherent instrument, all following conditions should be satisfied. Number 1, it should be signed. Number 2, stamp duty is paid. Number 3, delivered by person signing it. Number 4, wholly or partially blank. होली और पार्शली ब्लैंक. आपको बता दो इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. होली या पार्शली ब्लैंक. अब जो पहले के 3 पॉइंट आपने लिखे एसएसडी, उसमें लिखो, इन उसके बाजू में लिखो, राइट साइड में लिखो, इन तीनों में से एक भी इंस्ट्रूमेंट या इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है. अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है. एंड देयरफॉर इनकोहेट भी नहीं है. तो इनकम्प्लीट, इन तीनों में से कोई इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए. इन तीनों को छोड़ के कुछ इनकम्प्लीट होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे इट्स अ इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. हाँ, तीनों फुलफिल होना चाहिए कंडीशन. तीनों में से कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं चलेगा.
साइन होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, तीनों में कुछ इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, तीनों को छोड़ के कुछ तो भी मिसिंग होना चाहिए। आप लोगों से तीनों सही है और बाकी सब भी सही है, तो फिर इनकोइट कहां से होगा? तीनों सही है तो इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा, प्लस चौथी कंडीशन में कुछ इनकम्प्लीट होगा, तब जाके वो इनकोइट इंस्ट्रूमेंट होगा ना। ठीक है, होली और पार्सल साइन नहीं है तो फिर तो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं हुआ ना। होली ब्लैंक मतलब तीनों को छोड़ के कोई भी डिटेल डाली हुई नहीं है। सपोज कोई भी डिटेल नहीं है, डेट नहीं है, अमाउंट नहीं है, पे का नाम नहीं लिखा हुआ है, बट साइन कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया, डिलीवर कर दिया, तू भर ले, तो ये होली ब्लैंक हो गया। उसने लिख दिया, पे का नाम छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कई बार पे का नाम छोड़ देता है कि भाई तेरे हिसाब से तेरे को जो पे का नाम डालना है डाल दे, डेट मेंशन करना छोड़ दिया, अमाउंट नहीं मेंशन किया। ठीक है, दिस इज इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट। बट साइन, स्टैम्प और डिलीवरी तो कंपलसरी है, वरना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है। क्या समझा? किसी को कोई डाउट कि मैं आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करूं? शैल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। कम ऑन क्लास, एग्जाम में इनकोहेरेंट पे आ चुका है क्वेश्चन कई बार। ओके, ये क्वेश्चन तो सिर्फ बेसिक को समझाने के लिए है, बट इसके बाद एक जबरदस्त, जैसा हमने कल खेले थे होल्डर इन ड्यू कोर्स, यहां भी आने वाला है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, कम ऑन क्लास। ओके, चलो चेक करते हैं। तो ए हम देखते हैं, एक्स साइंस एंड डिलीवर अनस्टैम्प। अगर अनस्टैम्प है तो वो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है। क्या वो इनकोहेरेंट होगा? नहीं, नो। ओके, नंबर 2, एक्स डिलीवर्स, डिलीवरी हो गया, अ स्टैम्प एंड ब्लैंक प्रोमिसरी नोट टू वाई विदाउट हिज सिग्नेचर। नो, नॉट एन इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो आपको एग्जैक्टली? ठीक है, सी, एक्स साइंस अ स्टैम्प एंड ब्लैंक प्रोमिसरी नोट एंड कीप्स इन हिज सेफ, यानी खुद के सेफ में रख दिया। क्या एब्सेंट है? डिलीवरी एब्सेंट है। दिस इज नॉट ए इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट। परफेक्ट। डी, एक्स साइंस एंड डिलीवर्स अ स्टैम्प एंड ब्लैंक प्रोमिसरी नोट, इनकोहेरेंट। परफेक्ट, yes, this is the incoherent instrument. Last, E, X signs and delivers a stamp and a complete promissory note. Not. क्यों incoherent क्यों नहीं है सर? हाँ, क्योंकि कंप्लीट है। ठीक है, ब्लैंक कुछ भी नहीं है। तो ई में जब आप नो लिखोगे तो सामने लिखना, बिकॉज वो कंप्लीट है, ब्लैंक कुछ भी नहीं है, लिख लो, ताकि आगे जाके आप जब सॉल्व करो तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब आता हूं सबसे क्रूशियल पार्ट पे, दैट इज इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। ऑल सेट? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 8-10 बार आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। इनकोहेरेंट में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं। शैल वी? चलो अपना एग्जाम फ्रेम करते हैं। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के नाम बताओ, चाहे कोई भी हो, जल्दी बोलो। सुशांत, अरे वाह वाह। SSR, हाँ बस आ रहा हूं, जॉनसन पे भी आ रहा हूं मैं। अरे वाह, लव यू टू। चलो, तो सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, अभी उसका एग्जांपल ले रहे हैं, ने एक प्रॉमिसरी नोट दिया रिया को दिया। सुशांत सिंह राजपूत ने एक प्रॉमिसरी नोट दिया किसको? रिया को। ओके, क्यों? सपोज सुशांत सिंह राजपूत को जरूरत पड़ी होगी पैसे की, उस समय उसके अकाउंट में कुछ तो भी होगा और पैसे नहीं होंगे, वैसे उल्टा था बट स्टिल, ठीक है। तो रिया को उसे 50,000 रुपए पे करने थे। एक सेकंड, कितने पे करने थे? तो उसने रिया से 50,000 रुपए किसी काम से लिए होंगे, उससे रिया को 50,000 रुपए पे करने थे और अभी उसके पास पैसे नहीं थे, और रिया तो आपको पता है कैसी है। तो रिया ने बोला कि मुझे एक प्रॉमिसरी नोट दे दो विच इज पेबल आफ्टर 2 months। ओके, तो सुशांत सिंह राजपूत ने प्रॉमिसरी नोट दे दिया। एंड यू ऑल्सो नो कि सुशांत कितना भरोसा करता था रिया पे। तो उसने क्या किया, सुशांत ने बोला कि मैं अमाउंट फिल नहीं कर रहा हूं, तू अमाउंट फिल कर देना। तो
उसने एक प्रोमिसरी नोट बनाया, आई प्रॉमिस टू पे रिया सम ऑफ, ठीक है, सम छोड़ दिया, अमाउंट नहीं लिखा, साइन कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी पे करा दिया और रिया को डिलीवर कर दिया। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब पॉइंट सुनो, जब भी कोई इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट बनाता है वो एक्सपेक्ट करता है, या जो भी होल्डर है वो चाहे तो उसे कंप्लीट कर सकता है। आई रिपीट वापस से, इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट जिस भी पेई के पास है या होल्डर के पास है वो चाहे तो उसे कंप्लीट कर सकता है। लिख दो वहां पे, नोट में लिख दो कि इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट कैन बी फिल्ड और कंप्लीटेड, inchoate instrument can be filled or completed by payee or holder। जैसे वो डेट डालना भूल गया, डेट लिख देगा, अमाउंट डालना भूल गया, अमाउंट लिख देगा। तो इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर सकता है होल्डर या पे। ठीक है, अब सर क्वेश्चन यहां नहीं बनता, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां नहीं बनता। क्वेश्चन यहां कब बनेगा, जब जितना अमाउंट मेंशन किया है, क्लास ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, जितना अमाउंट मेंशन किया है अगर पार्टी ने उससे ज्यादा का अमाउंट लिख दिया, एम आई ऑडिबल, जितना अमाउंट ड्यू था अगर पार्टी ने उससे ज्यादा का अमाउंट लिख दिया, नाउ दिस बिकम्स अ क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो एक्चुअल कंसिडरेशन यहां पे कितना था पार्टीज के बीच में? 50,000 रुपीज का। ठीक है, उसने ब्लैंक प्रोमिसरी नोट दे दिया किसको? रिया को, जिसमें अमाउंट मिसिंग था। अमाउंट मिसिंग था, देन इट इज ए इनकोड इंस्ट्रूमेंट। परफेक्ट। नाउ ठीक है, रिया चाहती तो उसमें 50,000 रुपए लिख सकती थी, तो एक्चुअल कंसिडरेशन यहां पे कितने का था बोलो? बट रिया ने कितना लिख दिया उस पे? 1,00,000 रुपए। ये बन गया आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अमाउंट को लेके आते हैं, डेट वेट पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, अमाउंट को लेके क्वेश्चन आते हैं। रिया ने कितना लिख दिया? 1,00,000 रुपए। परफेक्ट। चलो, रिया ने ये गिफ्ट दिया किसको? बोलते हो अपने सेलिब्रिटीज के नाम फेवरेट। रिया ने किसको गिफ्ट दिया? किसको? अरे रे रे रे, ठीक है, चलो महेश भट्ट को। वेरी गुड। महेश भट्ट तो बिजनेसमैन है, ठीक है, इसने ये अगेंस्ट कंसिडरेशन दिया किसको? अगेंस्ट। एक काम कर, तुम्हारे लिए और एक गिफ्ट ला दो। चलो, आलिया को लेके आना है पिक्चर में तो गिफ्ट भी लेके आना, ठीक है। तो यहां पे भी गिफ्ट है, गिफ्ट दिया किसको? आलिया को। परफेक्ट। आलिया ने अगेंस्ट कंसिडरेशन ये दिया, ठीक है, किसको? वरुण धवन को। चलो, वेरी गुड। और वरुण ने फिर गिफ्ट दिया किसको? नताशा को। चलो, ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी से आप लिख लो, बिकॉज मैं इसके आपको रिजल्ट्स और कंक्लूजन में निकालने वाला हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैसे वर्ड्स को यूज करना है आंसर लिखते समय। ठीक है, विल बी वेरी क्लियर विद दिस। एग्जाम्पल लिख लो, एकदम पेटेंट एग्जाम्पल है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन भर भर के आए हैं। ये कौन के 3-4 लेक्चर्स दिखते हैं एक साथ अपने, आवाज आती रहती है।
क्लास कॉपीड? शुरू करें अपना डिस्कशन। जितने बेसिक्स आपको मैंने सिखाए हैं, सारे बेसिक्स को आपको यूज करना है यहां पे। शैल वी? ठीक है, कुछ बेसिक्स यूज करने पड़े, कुछ नए बेसिक्स हम फॉर्म करने वाले हैं यहां पे। परफेक्ट। सो फर्स्ट एग्जांपल में, ठीक है, सपोज ये इंस्ट्रूमेंट रिया अपने पास ही रखती और किसी और को एंडोर्स नहीं करती, यानी मैच्योरिटी में अगर रिया के पास होता, फिर से देखना, कंसिडरेशन कितने का था? 50,000 का। बट उसने अमाउंट कितना मेंशन किया? रिया ने अमाउंट कितना लिखा? 1 लाख। कमांड का सबके माइक्स चालू कर दो, मुझे आंसर चाहिए सबसे। ठीक है, अगर रिया मैच्योरिटी तक होल्ड करती तो वो 50,000 रिकवर कर सकती, या जितना लिखा है 1 लाख रुपए रिकवर कर सकती? कमांड क्लास, 1 लाख के 50,000 रुपए। परफेक्ट, पक्का? ठीक है, आंसर लिखे। चलो नीचे देखो, कंक्लूजन, पॉइंट नंबर 1। इफ रिया होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट टिल मैच्योरिटी, मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप कभी भी पढ़ो, 6 महीने बाद भी पढ़ो तो आपको याद होना चाहिए हर एक पॉइंट। इफ रिया होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट टिल मैच्योरिटी, शी कैन रिकवर हाँ जी, कितना? वेरी गुड, ओनली 50,000 रुपीज। ओनली 50,000 रुपीज। रीजन क्या है? वर्डिंग्स में रखना, बिकॉज लॉ बोलता है दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन कितने का था। हाँ, तो अगर दोनों पार्टी में कंसिडरेशन 50 का ही है तो आप 1 लाख लिखो, 5 लाख लिखो, 10 लाख लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, अगर दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन 50,000 का था तो आप 50,000 ही रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है, थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा जब वो पॉइंट आएगा। ओके, फिर से हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो लिखो, शी कैन रिकवर ओनली 50,000 रुपीज because consideration between immediate parties is of only 50,000. बहुत मजा आने वाला है, बस ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना, पूरा आपके दिमाग ऐसे खुल जाएगा एकदम। हाँ बोलो, मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। जो सेम चीज मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था, वो सेम चीज आपको यहां पढ़ा दूंगा। ठीक है, प्रूव कैसे होगा उसके लिए कोर्ट में उनके इंडियन एविडेंस एक्ट है, उनका कोर्स ऑफ एक्शन है। हम जब लॉ पढ़ते हैं हम कभी ये नहीं पढ़ते कि प्रूव कैसे होगा। रूल तो वही है, जो प्रूव होगा उसके हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो ठीक है, कंक्लूजन प्रूफ क्या हुआ उसके ऊपर हम ड्रॉ करने वाले हैं। हमारे सामने सिचुएशन आएगा, ये हुआ, बताओ क्या करना है, तो हम कंक्लूजन बता सकते हैं। प्रूव कैसे करना है उसके लिए हम सीए नहीं करेंगे ना, हम ठीक है लॉयर बन सकते हैं, वहां पे इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोर्ट हैज हिज कोर्स ऑफ एक्शन, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ओके, कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्ट देखेगा, प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोर्ट देखेगा कि कैश में दिया था कि चेक में दिया था। ठीक है, 3-4 गवाहों से पूछेगा, प्रूव करने के अपने तरीके हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। पूरे लॉ में कभी मत पूछना कि प्रूव कैसे करेंगे। हम अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, सिचुएशन ये था तो कंक्लूजन ये होगा। सिचुएशन प्रूव होना नहीं होना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है ये सिचुएशन आया तो कंक्लूजन ये होगा। ओके, आगे बढ़ू, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग मेरे साथ में, रिया कितना क्लेम कर सकती है? क्यों? बिकॉज उनके बीच में कंसेशन कितने का था? ओके, अब धीरे धीरे ध्यान देना, दिमाग खुलने वाला है आप लोग का। डन। रिया ने वो गिफ्ट दिया किसको? महेश भट्ट को। अगर महेश भट्ट के पास में मैच्योरिटी में इंस्ट्रूमेंट लेता रहता है, वो कितना क्लेम कर सकता है? क्लास सोच के आंसर देना। 50 की 1 लाख? हर एक को बोलना जरूरी है, सब अपना दिमाग लगाओ, बोलो आंसर। 1 लाख की 50,000?
पक्का? यस, वेरी गुड। आपको मैंने फर्स्ट डे क्या बोला था, नेगोशिएबल इंस्टीट्यूट में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक्स क्लियर है, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुनो, महेश भट्ट को गिफ्ट मिला है, मेरे साथ सब लोग, तो वो होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? वाह, ये कौन है होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला? स्क्रीन के अंदर से घुस के मारूंगा आपको। मस्ती कर रहा हूं। हाँ, गिफ्ट मिला तो उसे कंसेशन पे किया क्या? तो फिर होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? ही इज जस्ट अ होल्डर। और होल्डर के बारे में क्या बताया था? होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर। पक्का? ट्रांसफर कौन है? रिया मैच्योरिटी में कितना होल्ड कर सकती थी? तो भैया महेश भट्ट भी कितना होल्ड कर सकता है? आई होप यू आर गेटिंग मी। पॉइंट समझा? इसने बोला बेसिक्स ध्यान दो, ठीक है? तो महेश भट्ट भी कितना ले सकता है? 50,000। क्लियर है? पक्का? क्यों? बिकॉज वो होल्डर है, होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर। क्योंकि ट्रांसफर रिया है, रिया मैच्योरिटी में 50,000 ही होल्ड कर सकती थी, तो महेश भट्ट भी कितना ले सकता है, क्लेम कर सकता है? 50,000 रुपीज। क्या सबको समझा? क्या लिखाओ? क्या किसी को थोड़ा सा भी डाउट? पक्का? कंफर्म? ठीक है। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, कंक्लूजन पॉइंट नंबर 2। इफ महेश भट्ट होल्ड्स instrument till maturity, he can claim only 50,000 from SSR because he is just a holder and he gets title of transferor RIA. He is just a holder and he will get title of transferor RIA. क्लियर? आगे बढ़ू। अब मैंने आपको और एक बेसिक्स सिखाया था, थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। अगर महेश भट्ट एसएसआर के पास जाता है और एसएसआर ने पैसा पे नहीं किया, मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप प्रीवियस पार्टी के पास भी जा सकते हैं, प्रायर पार्टी के पास भी जा सकते हैं। प्रायर पार्टी जो एंडोर्स करता है, ही ऑलवेज एक्ट एज अ नहीं गारंटर। कुछ याद है? पता है आपको फर्स्ट डे मैंने कि जो भी एंडोर्स करता है, ही एक्ट्स एज अ गारंटर। वो बोलता है भाई कि ठीक है, मैं तुझे एंडोर्स कर रहा हूं, अगर ओरिजिनल लाइबल पार्टी ने नहीं दिया तो तू मुझसे भी आके क्लेम कर सकता है। याद है आपको? परफेक्ट। ठीक है, तो लिखो आगे। हाउ एवर ऑन डिसऑनर, if Mahesh Bhatt approaches Riya for payment, if Mahesh Bhatt approaches Riya for payment, अब मजा आएगा, मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रहा है। He can claim हाँ क्लास, बोलो बोलो बोलो। 1,50,000 कितना 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 कितना? अच्छा, रिया एसएसआर से कितना क्लेम करती थी? क्यों? रीजन क्या बताया था मैंने आपको? इमीडिएट पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन कितने का था? इधर ये दोनों भी इमीडिएट पार्टीज है, ये देखो आजू बाजू वाली पार्टीज इमीडिएट पार्टीज, इनके बीच में कंसिडरेशन कितने का है?
गिफ्ट है ना बाबा, गिफ्ट है ना। कितने कंसिडरेशन है? नो कंसिडरेशन, जीरो। गिफ्ट दिया है ना। तो इमीडिएट पार्टी से जब भी चेक किया जाता है तो हम हमेशा चेक करते हैं कि इमीडिएट पार्टी के विषय में कंसिडरेशन कितने का था। इज इट क्लियर? जैसे रिया और एसएसआर के विषय में आपने वही सेम पॉइंट अप्लाई किया कि भले ही रिया ने 1 लाख रुपए लिख लिया होगा, बट इमीडिएट पार्टिसिपेशन में कंसेशन कितने का था? तो हमने बोला कितना क्लेम करेंगे? 50,000 रुपीज। सेम बेस रिया का राइट मिला महेश भट्ट को, तो महेश भट्ट भी एसएसआर से तो 50 क्लेम कर सकता है, बट अगर एसएसआर ने पे करने से मना कर दिया तो महेश भट्ट रिया से कितना क्लेम कर सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि देयर इज नो कंसेशन बिटवीन द इमीडिएट पार्टीज। क्या समझा? क्या धीरे धीरे आप यूज टू हो गए, सब नए केसेस है, धीरे धीरे अपने दिमाग खुलेंगे। परफेक्ट। चलो, सो ही कैन क्लेम नथिंग, ही कैन क्लेम तक आपने लिखा था नथिंग, बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज। Because there is no concession between immediate parties. किसी को कोई भी डाउट है मेरे क्लास में पूछो, एक भी डाउट हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है क्लास। डाउट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, डाउट्स यहीं पे सॉल्व होंगे। यहां तक की कहानी सबको समझी क्या? परफेक्ट, परफेक्ट। हर पॉइंट में ट्विस्ट आने वाला है, गेट रेडी फॉर दैट। एक ही क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं, बट पूरा हर पॉइंट में ट्विस्ट आने वाला है और आपको कंटिन्यूअसली बेसिक्स को यूज करना है। ओके, चलो। महेश भट्ट ने भी गिफ्ट दिया आलिया को, गिफ्ट दिया आलिया को। आलिया मैच्योरिटी में एसएसआर से कितना क्लेम कर सकती है सब लोग? अब देखा एक एक पॉइंट सही होते जा रहा है आपका, ठीक है। कितना? 50,000 रुपीज। वाई? आपने ये आंसर कहां से निकाला? आलिया इज जस्ट होल्डर एंड होल्डर ऑलवेज गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। पक्का? ठीक है, क्योंकि महेश भट्ट भी एसएसआर से सिर्फ 50,000 रुपए ले सकता था, इसलिए आलिया भी कितना ले सकती है? 50,000 रुपए एसएसआर से। परफेक्ट। माय सेकंड क्वेश्चन इज, यहां पे रुकना, सेकंड क्वेश्चन दिमाग लगाना। अगर एसएसआर ने देने से मना कर दिया और आलिया महेश भट्ट के पास जाती है तो वो कितना रिकवर कर सकती है? हाँ, अब तो सब एक्सपर्ट बन गए हम लोग। कुछ भी नहीं। क्यों? बिकॉज देयर इज नो कंसेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज। परफेक्ट। बट कहानी में ट्विस्ट, आई एम एक्साइटेड। अगर आलिया रिया के पास जाती है, याद रखना बाकी सारे प्रायर पार्टीज गारंटर रहेंगे, हर आने वाले पार्टी के लिए जितने भी प्रायर पार्टीज रहेंगे सब क्या रहेंगे? गारंटर रहेंगे। सब लोग मेरे साथ दिमाग लगा के आंसर देना। अगर आलिया रिया के पास जाती है, एग्जांपल देख लो, तो उसे कितना मिलेगा? 1,50,000 या कुछ भी नहीं? सोच के आंसर देना। कुछ भी नहीं। क्यों? नो कंसेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज यहां पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज आलिया एंड रिया आर नॉट इमीडिएट पार्टीज। आलिया और रिया के बीच में महेश भट्ट है, इमीडिएट पार्टीज नहीं है। लॉजिक क्या है? अगर कुछ भी नहीं आंसर है तो लॉजिक क्या है? रेडी फॉर अ न्यू कंसेप्ट? रेडी क्लास? इधर ध्यान दो। आलिया वॉज जस्ट अ होल्डर, हमने अभी बात किया, एंड होल्डर ऑलवेज गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर। महेश भट्ट एसएसआर से कितना क्लेम कर सकता था? तो आलिया भी एसएसआर से क्लेम कर सकती है कितना? 50,000। ट्रांसफर महेश भट्ट रिया से कितना क्लेम कर सकता था? तो बाबा महेश भट्ट का ही तो राइट आलिया को ट्रांसफर हुआ ना। होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर महेश भट्ट एसएसआर से क्लेम कर सकता था 50 और रिया से क्लेम कर सकता था कुछ नहीं। वही तो राइट ट्रांसफर हुआ किसको? आलिया को।
तो आलिया भी एसएसआर से क्लेम कर सकती है 50 और रिया से क्लेम कर सकती है नथिंग, बिकॉज उसको टाइटल किसका मिला? महेश भट्ट को। क्लास समझा क्या? पक्का 100%? 100% नया कंसेप्ट ऐड हुआ, समझा सबको? चलो लिखते हैं। इफ आलिया होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट टिल मैच्योरिटी, ऐसे क्वेश्चन आता चिल्लर। इफ आलिया होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट टिल मैच्योरिटी, she can claim 50,000 from SSR, she can claim 50,000 from SSR, but nothing from Ria. But nothing from Ria because she is just a holder and she gets title of transferor Mahesh Bhatt. She is just a holder and she gets title of transferor Mahesh Bhatt. Full stop. Title of transferor Mahesh Bhatt. Full stop. ठीक है, next point. She can also claim nothing from Mahesh Bhatt. देखो रिया और एसएसआर के लिए 50 और 0 का लॉजिक तो हमको पता है कि ट्रांसफर का टाइटल मिला अपने को। महेश भट्ट से वो कुछ भी क्लेम क्यों नहीं कर सकती? लॉजिक क्या है? देखा, यूज टू होगा इस पॉइंट से, बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज। ये फर्क पड़ता है लिखने का, साथ में लिखते ना ऑटोमेटिकली यूज टू हो जाते हैं हम लोग, याद हो जाता है हमको। बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट पार्टीज। चक दे फट्टे, आगे बढ़ो। फाइनली वो घड़ी आ गई है जब अब इंस्ट्रूमेंट किसके पास आया? यस, कंसेशन पे किया है और कुछ भी और नहीं दिया है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि गुड फेथ में भी है और बिफोर मैच्योरिटी भी है। अनलेस क्वेश्चन अलग से स्पेसिफिकली बोलता है कि आफ्टर मैच्योरिटी है या विदाउट कंसिडरेशन है या गुड फेथ में नहीं है, वो क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता तो हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई बाकी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। हेलो, सो वरुण होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? बोलो बोलो बोलो, मैच्योरिटी में वो कितना क्लेम करेगा? 50,000 का कंसेशन था और 1 लाख रुपए था। जैसा मैंने फर्स्ट डे आपको बोला था, पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इर्द गिर्द घूमते रहता है। ओके, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट्स में भी आप ये अलग से पढ़ोगे जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट में जितना अमाउंट लिखा हुआ है वो पूरा क्लेम कर सकता है। क्यों? उसने गुड फेथ में किया है, उसे पता नहीं कि भाई ये 50 का कंसेशन था, रिया ने 1 लाख रुपए लिख दिया, उसे कुछ भी पता नहीं है, इसे इनोसेंट पार्टी। आई होप इट इज क्लियर। जितना अमाउंट लिखा होगा वो पूरा अमाउंट क्लेम कर सकता है। ओके, चलो लिखो। इफ वरुण होल्ड्स इंस्ट्रूमेंट टिल मैच्योरिटी, he can claim 1 lakh
फ्रॉम ऑल प्रायर पार्टीज, एक एक सबसे 1-1 लाख रुपए नहीं, बट इनमें से किसी से भी ले सकता है। मैंने एक साथ कंबाइनली आंसर लिख दिया, एक से ही ले सकते हो आप। ही कैन क्लेम 1 लाख, इतना ही लिखो, ऑल प्रायर पार्टीज पर कंफ्यूजन आ जाएगा। ही कैन क्लेम 1 लाख बिकॉज ही इज अ HDC, he is a HDC and HDC can claim any amount mentioned in the instrument. HDC can claim any amount mentioned in the instrument even where wrong amount is filled in an inchoate instrument. Even if wrong amount is filled in an inchoate instrument. Full stop. He can claim this 1 lakh. He can claim this 1 lakh from any of the prior parties. और देखो इमीडिएट पार्टीज के इसमें कंसिडरेशन नहीं है, आप ऐसा भी नहीं बोल सकते, कंसिडरेशन है वहां पे। और होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रिविलेज होता है कि वो किसी भी प्रायर पार्टी से वो अमाउंट क्लेम कर सकता है। ये सेम चीज मैं आपको कंसेप्ट में भी पढ़ाऊंगा सेक्शंस में कि होल्डर इन ड्यू कोर्स ना सिर्फ प्राइमरी रिलायबल पार्टी बट किसी भी प्रायर पार्टी से वो अमाउंट क्लेम कर सकता है। ऑल प्रायर पार्टीज आर गारंटेड टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके, परफेक्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आलिया से कितना 1 लाख, महेश से कितना 1 लाख, किसी भी प्रायर पार्टी से वो 1 लाख रुपए क्लेम कर सकता है। और अब हम पहुंचे हैं आखिरी पड़ाव में जिसमें वरुण ने गिफ्ट दिया नताशा को। बोलो नताशा मैच्योरिटी में कितना क्लेम कर सकती है? 1,50,000, 1 लाख की 50,000 रुपए। गलती नहीं होनी चाहिए, अब सारे बेसिक्स आपके साथ में है, डे 1 डे 2 और अभी तक का। 150 बोलो जल्दी से, पक्का श्योर। चेक 1 सर होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है? होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन है? वरुण। वरुण कितना क्लेम कर सकता था? तो नताशा भी कितना क्लेम कर सकती है? 1 लाख। परफेक्ट, ठीक है। एक और ट्रिक आना बाकी है, रुको मैं आ रहा हूं उसमें, बट पहले लिखो इफ ऑन मैच्योरिटी Natasha can claim 1 lakh rupees from any of the prior party सर रीजन क्या है? हाँ, बिकॉज शी इज अ होल्डर, शी गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफरर वरुण। लास्ट क्वेश्चन पूछो यहां पे। अभी भी एक ट्रिक बाकी है, ध्यान देना ध्यान देना। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा है। आज के क्लास हमारी सफल हुई कि नहीं हुई इससे हमको मालूम पड़ेगा। शालवी, अब नताशा गई SSR के पास में, उसने मना कर दिया। रिया के पास में मना कर दिया। महेश भट्ट के पास में मना कर दिया। आलिया के पास मना कर दिया। वो रोते रोते आए कि देखो वरुण तुमने कैसा इंस्ट्रूमेंट दिया, सब लोगों ने मुझे मना कर दिया है, अब तुम मुझे पैसा दो।
विल वरुण बी लाइबल टू पे नताशा? यस और नो? वेरी गुड क्लास, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल. यस, द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज अब देखो, नताशा बाकी पार्टी से क्लेम कर सकती है बिकॉज उसे वरुण का राइट मिला, बट वरुण से क्लेम कर सकती है कि नहीं, क्योंकि इमीडिएट पार्टी के बीच में कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है, तो वरुण से क्लेम नहीं कर सकती. ओके, लिखो. However, Natasha cannot claim any amount from Varun. रीजन क्या लिखेंगे? बिटवीन इमीडिएट पार्टी. बस सब एक्सपर्ट बन गए, सब एक्सपर्ट बन गए. वेरी गुड. बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन इमीडिएट parties. Because there is no consideration between immediate parties. आता कसं वाटते? चलो, ग्रेट ग्रेट. समझा आपको? पूरा कंसेप्ट समझा आपको? अभी आपको मैं और असाइनमेंट में क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है, तो और क्लैरिटी आएगी आपको. अब इसका एक ही वेरिएशन है, वेरिएशन में ध्यान देना. इनकोवेट इंस्ट्रूमेंट का एक ही वेरिएशन है. वेरिएशन क्या है? नीचे लिखो नोट, बड़ा सा नोट लिखना. नोट, बड़ा सा नोट. नोट बड़ा होना चाहिए ताकि ध्यान दे आ जाए आपका. नहीं, अभी बस एक नोट ही लिखा रहा हूं, उसमें कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हम. नोट लिखा. अभी रुको, अब ध्यान दो इधर. एग्जाम्पल देखो. क्लास, हम जब ना स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं ना, तो स्टैम्प ड्यूटी के स्लैब्स होते हैं. नोट नहीं लिखना आपको, कुछ लिखना नहीं आपको, मैं आपको समझा रहा हूं कुछ. नोट तो मैंने अभी लिखवाया नहीं, नोट लिख के छोड़ दिया. इधर देखो क्लास, हम जब भी स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं ना, उसके एक स्लैब्स होते हैं. ये सेम चीज आपने नोटिस किया होगा जब आप बैंक में डीडी बनाते हो. डीडी बनाया आपने, 1000 रुपए तक की डीडी के लिए 35 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं. 1 से 5000 रुपए तक 50 रुपए डीडी चार्जेस. 5000 के ऊपर, ठीक है, इतना डीडी चार्जेस. आई होप ये आप सब ने देखा है कभी. पता है आपको ये बात? नहीं पता? ठीक है, ऐसा होता है. ओके, तो एक स्लैब होता है स्टैम्प ड्यूटी का कि इतने से इतने अमाउंट तक इतने रुपए. सपोज उस समय ये स्लैब होगा, सपोज 10 से 40 तक, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 1000 रुपए. इट्स जस्ट एग्जाम्पल है, ऐसा एक्चुअली नहीं. वो स्टैम्प पैक के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगती है, एज पर स्टैम्प पैक. ठीक है, सपोज 40,000 से लेके 80,000 रुपए तक 1500 रुपए. 80,000 से ज्यादा पहले सपोज 2,000 रुपए. परफेक्ट. मैं इसी एग्जांपल में फिर से आ रहा हूं, ठीक है. वैसे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा, बट मैं आपको, ठीक है, अपने हिसाब से बता रहा हूं. आई होप इट इज क्लियर. इधर ध्यान देना सब लोग. इस एग्जांपल में सुशांत सिंह कितने का प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला था? बाबा कितने का? 50. पक्का? उसने स्टैम्प ड्यूटी कितनी भरी होगी? और ये स्टैम्प ड्यूटी कितने तक के अमाउंट को कवर करती है? पक्का? वापस से, ये स्टैम्प ड्यूटी 80,000 रुपए तक के अमाउंट को कवर करती है. क्लास प्लीज फोकस करना, ध्यान देना. लास्ट पॉइंट फॉर टुडेस लेक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने आपको पहले दिन बोला था कि होल्डन ड्यूकोस हर केस में पैसा रिकवर कर सकता है. वापस से, होल्डन ड्यूकोस हर केस में पैसा रिकवर कर सकता है. देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस जो मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे पढ़ाऊंगा. क्लियर है? ठीक है. इनको हेड का एक्सेप्शन यह है कि यस, होल्डर इन ड्यू कोर्स जितना प्रोमिसरी नोट है बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है, इनको हेड में कंप्लीट करने के बाद उतना पूरा क्लेम कर सकता है, सब्जेक्ट टू वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कवर्ड या पेड.
ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कोई लिमिट नहीं बताई थी, बोला था 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, आगे कुछ भी मैंने नहीं बोला। ठीक है, आपने बोला यस होल्डर इन ड्यू कोर्स अपना वरुण है, वो 1 लाख रुपए क्लेम कर सकता है। हेलो, अगर पिछले क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूं कि वो 1 लाख रुपए लिखा था बट स्टैंप ड्यूटी 80,000 रुपए तक ही कवर हुई थी, अब बताओ होल्डर इन ड्यू कोर्स कितना क्लेम कर सकता है? समझा एक्सेप्शन वाला पॉइंट क्या है? तो ये सेकंड वेरिएशन आ गया क्वेश्चन में कि होल्डर इन ड्यू कोर्स जितना अमाउंट लिखा है यस उतना पूरा क्लेम कर सकता है इनको इंस्ट्रूमेंट में, सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी पेड। ठीक है, पक्का? तो लिखो, नीचे नोट में लिखो, यस एचडीसी कैन रिकवर एनी अमाउंट मेंशन्ड इन इनकोहेड इंस्ट्रूमेंट subject to stamp duty paid. Mentioned in incoherent instrument subject to stamp duty paid. तो नीचे लिखा रहा हूं मैं आपको, उसके नीचे लिखो देयरफॉर इफ इन अबव क्वेश्चन it is mentioned, if in above question it is mentioned that stamp duty covers 80,000 rupees, that stamp duty covers 80,000 rupees, then Varun and of course Natasha can claim only 80,000 rupees. ऑलराइट क्लास, तो आज हमने 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए, जल्दी से एक बार 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं। सब रेडी? वार्म अप कर लो, परफेक्ट। चलो, तो सर आज हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, पहला पढ़ा हमने इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट और दूसरा हमने पढ़ा इनकोड इंस्ट्रूमेंट। सब लोग मेरे साथ में। सर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो है जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्लास रेडी? हेलो, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, 3 कंडीशन है। नंबर 1 ड्रॉन इन इंडिया, नंबर 2 पेबल इन इंडिया एंड पेबल टू इंडियन। पक्का? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट तब होगा जब ड्रॉ हमेशा इंडिया में होगा और बचे हुए 2 में से एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर हमने ये देखा कि इंडियन और फॉरेन में बेसिक फर्क क्या है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में क्या कंपलसरी है? प्रोटेस्टिंग। वेरी गुड। जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट में कंपलसरी नहीं है। बाबा हेलो, ठीक है। उसके हमने पढ़ा इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट का मतलब क्या होता है? इनकोहेट मत करो भले ही वो इनकम्पिटेंट। सर अमाउंट लिखना भूल गए, डेट डालना भूल गए, कुछ चीजें भूल गए, तो दैट विल बी अ इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। बट 3 में से एक चीज आप भूल ही नहीं सकते। अगर वो भूल गए तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं होगा। कौन कौन सा क्लास? कम ऑन। नंबर 1 स्टैम्प ड्यूटी। अच्छा, SSD याद करने के लिए, साइन, स्टैम्प,
एंड डिलीवरी। लोग डी का डेट लगते हैं, डेट मत करना, हाँ डिलीवरी करना। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तीनों चीज से प्लस कुछ ना कुछ ब्लैंक होना चाहिए। सर इसमें क्वेश्चन तब बनता है जब जिस पार्टी के पास में वो इनकोड इंस्ट्रूमेंट है और अगर अमाउंट इनकोहेट है, उसने ज्यादा अमाउंट मेंशन कर दिया। हेलो, तो अल्टीमेट सॉल्यूशन ये था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था आज, कि होल्डर इन ड्यू कोर्स इनकोड इंस्ट्रूमेंट में भी जितना अमाउंट लिखा है वो पूरा क्लेम कर सकता है, सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी पेड। पक्का? सबको समझा अच्छे से? ठीक है, तो अभी 4 बजे, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ब्रेक लो आराम से। मैं 5 बजे तक आपको असाइनमेंट भेज रहा हूं। इज इट क्लियर? और हम डिस्कशन करेंगे कितने बजे? आप बोलो 8 बजे। इट इज गुड। 15 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा, इतने कंसेप्ट ही नहीं पढ़े हमने आज। ओके, चलो बाय बाय, हasta la vista, टेक केयर, सी यू। ऐसी पढ़ाई करते रहो अच्छे से। चलो बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। यस, बाय।